हेलो एवरीवन, स्वागत आपका अपने यूट्यूब चैनल दर्शन बायोवाला में। आज का हमारा वीडियो बेस्ड है कोशिका सामान्य परिचय, कोशिका सिद्धांत और कोशिका के प्रकार। कोशिका वास्तव में कोशिका है क्या? जितने भी जीव हैं, जितने भी सजीव हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हों या जीव जंतु हों, उन सभी का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो हम कह सकते हैं कि सजीवों के शरीर की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। सजीवों के शरीर की क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है उसको साइटोलॉजी कहते हैं। साइटोलॉजी जो टर्म है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, काइटोस और लोगस से। काइटोस का मीन्स है सेल और लोगस का मीन्स होता है स्टडी। मतलब कि कोशिकाओं की संरचना का अध्ययन, कोशिका की संरचना का अध्ययन। लेकिन यह टर्म साइटोलॉजी पहले काम में लिया जाता था। अब साइटोलॉजी के स्थान पर सेल बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया जाता है। सेल बायोलॉजी के अंतर्गत हम कोशिका की कार्यिकी मतलब फिजियोलॉजी, जैव रसायनिकी मतलब बायोकेमिस्ट्री और आनुवंशिकी जेनेटिक्स का अध्ययन किया जाता है। आनुवंशिकी का अध्ययन किया जाता है। पहले साइटोलॉजी शब्द काम में लेते थे और अब उसके स्थान पर सेल बायोलॉजी शब्द को काम में लेते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सजीवों के शरीर की बिल्डिंग ब्लॉक्स जो हैं वो अपने आप में क्या हैं? सेल्स हैं। कोशिका की खोज के बारे में अगर बात करें तो कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने 1665 में की। लेकिन वास्तव में जो रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका देखी वो एक कोशिका भित्ति थी। वो क्या थी? कोशिका भित्ति थी, या हम कह सकते हैं कि वो अपने आप में एक मृत कोशिका थी। और रॉबर्ट हुक ने ये कोशिकाएं कोरक के टुकड़े में देखी। इसमें देखी? कोरक के टुकड़े में देखी। वास्तव में कोशिकाएं जो हैं, कोशिका वास्तव में इसका मीन्स होता है होलो कैविटी, मतलब खाली कोष्ठ हम बोल सकते हैं उसको। जीवित कोशिका की खोज का जो श्रेय जाता है, जीवित कोशिका की खोज का श्रेय लुवेनहॉक को जाता है। लुवेनहॉक को जाता है। इन्होंने प्रोटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ, बैक्टीरिया
यीस्ट आदि को देखा, आदि को देखा। रॉबर्ट हुक ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया। इस माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक में उसने मृत कोशिका के बारे में वर्णन किया है। एक बुक लिखी जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया। आगे बात करें कोशिका सिद्धांत की, सेल थ्योरी। सेल थ्योरी की स्टार्टिंग जो नींव रखी वो रखी ड्यूटेरोचैट ने। ड्यूटेरोचैट ने रखी, और ड्यूटेरोचैट ने एक प्लांट लिया, मिमोसा प्लांट, और इस मिमोसा प्लांट को उन्होंने नाइट्रिक एसिड में बॉईल किया। लेकिन वास्तव में जो कोशिका सिद्धांत की जो खोज का श्रेय जाता है वो एम स्लीडन और टी श्वान को जाता है। वास्तव में जो कोशिका सिद्धांत की खोज का श्रेय, या हम कह सकते हैं कि कोशिका सिद्धांत देने का जो श्रेय है वो एम स्लीडन और टी श्वान को जाता है। सेल थ्योरी, एम स्लीडन व टी श्वान द्वारा दी गई। एम स्लीडन बोटनिस्ट था और टी श्वान जूलॉजिस्ट था। इन दोनों के द्वारा कोशिका सिद्धांत दिया गया। ये जो कोशिका सिद्धांत है यह पादप कोशिका व जंतु कोशिका दोनों पर लागू होता है। पादप कोशिका व जंतु कोशिका दोनों पर लागू होता है। कोशिका सिद्धांत जो है वो पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों पर लागू होता है। अगर कोशिका सिद्धांत के मुख्य बिंदुओं की बात करें तो कोशिका सिद्धांत के अनुसार, या हम कह सकते हैं एम स्लीडन और टी श्वान के अनुसार, प्रत्येक जीव का शरीर कोशिकाओं से या कोशिका से बना होता है। कोशिकाएं, नेक्स्ट बिंदु, कोशिकाएं सजीवों के शरीर की क्रियात्मक, संरचनात्मक व आनुवंशिक इकाई होती है। आनुवंशिक इकाई होती है। सभी कोशिकाएं रासायनिक दृष्टि से व उपापचय दृष्टि से समान होती है। ये स्टेटमेंट दिए गए सेल थ्योरी में एम स्लीडन और टी श्वान के द्वारा। ये प्रत्येक जीव का शरीर कोशिकाओं से बना होता है। कोशिकाएं सजीवों के शरीर की क्रियात्मक, संरचनात्मक व आनुवंशिक इकाई होती हैं, और सभी कोशिकाएं रासायनिक दृष्टि से और उपापचय दृष्टि से समान होती हैं। एक स्टेटमेंट और दिया गया, वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि रुडोल्फ विर्चोव के अनुसार दिया गया। रुडोल्फ विर्चोव के अनुसार इन्होंने बताया कि प्रत्येक नई कोशिका की उत्पत्ति प्रत्येक
नई कोशिका की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिका से होती है। पूर्ववर्ती कोशिका से होती है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक नई कोशिका की उत्पत्ति पूर्व उपस्थित कोशिका से होती है, और इन्होंने इस स्टेटमेंट के लिए ओमनिस सेलुला ई सेलुला वर्ड काम में लिया। ओमनिस सेलुला ई सेलुला वर्ड काम में लिया। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि कोशिकाएं जीवन की निरंतरता के लिए आवश्यक हैं। कहने का मतलब है कि जीवन की निरंतरता या कंटिन्यूटी के लिए या जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए कोशिकाएं हैं वो बहुत ही आवश्यक हैं। सभी जीव क्रियाएं इसलिए करते हैं, सभी जीव क्रियाएं इसलिए कर पाते हैं क्योंकि वे एक दूसरे से संबंधित होते हैं। सभी जीव क्रियाएं इसलिए कर पाते हैं क्योंकि वे एक दूसरे से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कोशिकाओं के प्रकार। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। कोशिकाओं के प्रकार, मोस्टली कोशिकाएं वैसे तो दो प्रकार की हैं, लेकिन इन दोनों की विशेषताएं जब एक कोशिकाओं में और पाई जाती है तो उसको बोलते हैं, एक और तीसरी कोशिका, वो देखो कौन सी है, कोशिकाओं के प्रकार। कोशिकाओं के प्रकार, मोस्टली जो कोशिकाएं हैं वो कोशिकाएं दो प्रकार की हैं। मोस्टली कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की। एक होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका, एक होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका, और एक होती है यूकैरियोटिक कोशिका। एक होती है यूकैरियोटिक कोशिका। प्रो मीन्स प्रीमिटिव, प्रो मीन्स प्रीमिटिव मतलब आधे, और कैरियन का मतलब होता है केंद्रक। कैरियन का मतलब केंद्रक। इसका मतलब वे कोशिकाएं जिनमें केंद्रक आधे प्रकृति का है, पुराना है, प्रीमिटिव है। तो हम कह सकते हैं कि ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है उसे प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। जबकि यू का मतलब होता है वास्तविक, और कैरियन का मतलब वही केंद्रक। तो हम कह सकते हैं कि यहां पर केंद्रक झिल्ली अब्सेंट है, तो यहां पर केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। तो हम कह सकते हैं कि केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं वे हैं जिनमें केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाएं वे हैं जिनमें केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। इसके अलावा हम कह सकते हैं इनमें हिस्टोन प्रोटीन
एब्सेंट होती है, जबकि यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन उपस्थित होती है। कोशिका विभाजन के समय तर्कु तंतु स्पिंडल फाइबर नहीं बनते हैं। यहाँ पर कोशिका विभाजन के समय तर्कु तंतु नहीं बनते हैं, जबकि यूकेरियोटिक कोशिकाओं में तर्कु तंतु बनते हैं, जबकि यूकेरियोटिक कोशिकाओं में तर्कु तंतु बनते हैं। अगर प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में हम एग्जाम्पल देखें तो मोस्टली जो बैक्टीरिया हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, माइकोप्लाज्मा ईटीसी। जबकि जितने भी उच्च वर्ग के पादप और जंतु हैं, एग्जाम्पल सभी उच्च वर्ग के पादप व जंतु, ये हो गए यूकेरियोटिक कोशिकाएं। अब इनके अलावा एक और तीसरी कोशिका है, उसको बोलते हैं मीजोकैरियोटिक कोशिका है। अब मीजोकैरियोटिक कौन सी होती हैं? वे कोशिकाएं जिनमें प्रोकैरियोट्स की भी विशेषताएं हैं और यूकैरियोट्स की भी विशेषताएं हैं, वो कोशिकाएं मीजोकैरियोट्स कहलाती हैं। तो हम कह सकते हैं कि वे सेल्स जिनमें प्रोकैरियोट्स व यूकैरियोट्स दोनों की विशेषताएं पाई जाती हैं, उन्हें मीजोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। जैसे सुस्पष्ट केंद्रक झिल्ली का पाया जाना। अब सुस्पष्ट केंद्रक झिल्ली का पाया जाना, ये कौन सी विशेषता हो गई? यूकैरियोट्स की विशेषता हो गई। कौन सी विशेषता हो गई? यूकैरियोट्स की विशेषता हो गई। हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट, ये विशेषता किसकी हो गई? प्रोकैरियोट्स की हो गई। तो वे कोशिकाएं जिनमें प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों की विशेषताएं पाई जाती हैं, उसे मीजोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। एग्जाम्पल डायनोफाइसी वर्ग, डायनोफाइसी क्लास, जो कि एक एल्गी की क्लास है, शैवाल का एक वर्ग है, वो कोशिकाएं मीजोकैरियोट्स में आती हैं। डायनोफाइसी सेल्स, जो डायनोफाइसी क्लास की जो कोशिकाएं हैं, जीवों की कोशिकाएं हैं, वो मीजोकैरियोट सेल्स में आती हैं। ये तो मुख्य रूप से प्रोकैरियोटिक, मीजोकैरियोट्स और यूकैरियोटिक सेल्स की कुछ डेफिनेशन और उसके फीचर्स थे। आगे हम पढ़ते हैं प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में अंतर। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में अंतर, यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। Difference between prokaryotic cell and
यूकैरियोटिक सेल्स। लक्षण प्रोकैरियोटिक सेल और इधर लिख देता हूं यूकैरियोटिक सेल। अगर लक्षणों की बात रखूं तो मोस्टली हमें यह पता होना चाहिए कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं वो प्रिमिटिव सेल्स हैं। वो कैसी हैं? प्रिमिटिव सेल्स हैं, जबकि यूकैरियोट सेल्स जो हैं वो एडवांस्ड सेल हैं। वो एडवांस्ड सेल्स हैं। बात करें हम इसकी कोशिका भित्ति की, कोशिका भित्ति की, तो कोशिका भित्ति जो है वो प्रोकैरियोटिक जो सेल्स हैं उनकी कोशिका भित्ति पेप्टाइडोग्लाइकेन एमिनो एसिड व कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। प्रोकैरियोटिक जो सेल्स हैं उनकी कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन एमिनो एसिड व कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है, जबकि यूकैरियोट्स जो हैं उनमें जो प्लांट सेल है, जो प्लांट सेल्स है, पादप कोशिकाएं जो हैं वो मोस्टली किसकी बनी होती हैं? पादप सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। जंतु कोशिका की अगर बात करें तो जंतुओं की जो कोशिका भित्ति होती है वो अब्सेंट है। कहने का मतलब कि जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, जबकि कवकों की जो कोशिका भित्ति है, कवकों की जो कोशिका भित्ति है वो मोस्टली काइटिन की बनी होती है। पादप कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, जबकि कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन से बनी होती है। नेक्स्ट अगर कैरेक्टर की अगर हम बात करें, अगर हम कोशिका का साइज देखें, साइज, तो साइज की अगर बात करें तो प्रोकैरियोट्स जो सेल्स हैं वो मोस्टली 0.5 माइक्रोन से 5 माइक्रोन तक हो सकती है, जबकि इसका मतलब ये बहुत ही क्या है? स्मॉल है। जबकि जो यूकैरियोट्स जो सेल्स हैं वो मोस्टली 5 माइक्रोन से 20 माइक्रोन तक होती हैं, मतलब ये क्या है? लार्ज सेल्स। अगर जीवद्रव्य कला की मोटाई देखें तो मोस्टली यूकैरियोट सेल्स में ये 40 एंगस्ट्रॉन से लेकर के 50 एंगस्ट्रॉन तक जीवद्रव्य कला की मोटाई देखने को मिलती है प्रोकैरियोट सेल्स में, जबकि यूकैरियोट्स में ये 75 टू 100 एंगस्ट्रॉन देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर हम केंद्रक झिल्ली की बात करें, केंद्रक झिल्ली हम कह सकते हैं सुस्पष्ट केंद्रक झिल्ली, सुस्पष्ट केंद्रक झिल्ली। तो सुस्पष्ट केंद्रक झिल्ली जो है वो यूकैरियोट्स में पाई जाती है, जबकि प्रोकैरियोट्स में नहीं पाई जाती है। तो हम कह सकते हैं कि प्रोकैरियोट्स में केंद्रक झिल्ली क्या है? अब्सेंट होती है, जबकि यूकैरियोट्स में यह पाई जाती है, मतलब उपस्थित होती है। अगर हम झिल्ली युक्त कोशिकाओं की बात करें, अगर हम झिल्ली युक्त कोशिकाओं की बात करें तो झिल्ली युक्त कोशिकांग प्रोकैरियोट्स में नहीं पाए जाते हैं, एब्सेंट होते हैं, जबकि यूकैरियोट्स में
ये पाए जाते हैं, मतलब उपस्थित होते हैं। झिल्ली युक्त कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, अंतर्द्रव्य जालिका etc। नेक्स्ट कैरेक्टर की अगर हम बात करें, अगर हम केंद्रिका की बात करें, केंद्रिका तो प्रोकैरियोट्स में नहीं पाई जाती है, तो हम कह सकते हैं कि केंद्रिका का अभाव होता है, केंद्रिका का अभाव होता है। लेकिन यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि यूकेरियोट्स में केंद्रिका पाई जाती है। बात करें नेक्स्ट हिस्टोन प्रोटीन की, हिस्टोन प्रोटीन की, तो यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन का अभाव देखने को मिलता है। हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होता है, लेकिन प्रोकैरियोट्स में हिस्टोन पाई जाती है। यहाँ पर हमें हिस्टोन प्रोटीन उपस्थित दिखाई देती है और मोस्टली 5 प्रकार की होती है। जब हम आगे बायोमोलिक्यूल्स और डीएनए के बारे में पढ़ेंगे तब हम हिस्टोन प्रोटीन के बारे में वहाँ विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन मोस्टली हम देखते हैं कि हिस्टोन प्रोटीन मुख्य रूप से 5 प्रकार की है। 5 प्रकार कौन कौन से हैं? H1, H2A, H2B, H3 और H4। इसके अलावा अगर हम राइबोसोम की बात करें, अगर हम राइबोसोम की बात करें तो हम देखते हैं कि प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम 70S प्रकार के पाए जाते हैं, 70S प्रकार के पाए जाते हैं, जबकि यूकेरियोट्स में ये 80S प्रकार के पाए जाते हैं। राइबोसोम जिन्हें हम प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं, क्योंकि मोस्टली जो प्रोटीन बनाने का जो काम है वो राइबोसोम में होगा। और प्रोकैरियोटिक जो सेल्स हैं वहाँ पर 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, जबकि यूकेरियोटिक सेल्स में 80S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। अगर हम बात करें आनुवंशिक पदार्थ की, आनुवंशिक पदार्थ की, तो हम देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक जो सेल्स हैं उनमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। तो जब केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है तो हम कह सकते हैं कि आनुवंशिक पदार्थ, आनुवंशिक पदार्थ बिखरा हुआ होता है, पदार्थ बिखरा हुआ होता है, बिखरा हुआ होता है, क्योंकि केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, क्योंकि केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। मात्रा अगर देखें तो कम देखने को मिलेगी, और गुणिता स्तर अगर देखें तो अगुणित होता है। कैसा होगा? अगुणित। लेकिन यूकेरियोटिक जो सेल्स हैं, यूकेरियोटिक सेल्स में आनुवंशिक पदार्थ, आनुवंशिक पदार्थ बिखरा हुआ नहीं होता है, बिखरा हुआ नहीं होता है। मात्रा की अगर बात करें तो मात्रा ज़्यादा होती है, और गुणिता स्तर की अगर बात करें तो अगुणित भी होता है और द्विगुणित भी होता है, मतलब n भी होता है और 2n भी होता है। वीडियोज़ अगर पसंद आ रहे हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे और हम इसी सीरीज में प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक सेल्स में अंतर पढ़ रहे हैं। कुछ अंतर और हैं, उनसे हमें ये टॉपिक एकदम से क्लियर हो जाएगा कि प्रोकैरियोटिक सेल्स कौन सी हैं और यूकेरियोटिक सेल्स कौन सी हैं।
बात करें हम गुणसूत्रों की, बात करें हम किसकी, गुणसूत्रों की, तो गुणसूत्रों की अगर बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में सिंगल क्रोमोसोम्स होते हैं। कैसे होते हैं? सिंगल क्रोमोसोम्स होते हैं। जबकि यूकेरियोटिक जो सेल्स होती है उसमें मल्टीपल क्रोमोसोम्स होते हैं, उसमें मल्टीपल क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। अगर बात करें मीजोसोम की, बात करें किसकी, मीजोसोम की, तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें मीजोसोम्स पाए जाते हैं। इनमें मीजोसोम पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होते हैं। मीजोसोम पाए जाते हैं क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होते हैं। ये मीजोसोम जीवद्रव्य कला यानी झिल्ली, जीवद्रव्य कला के अंतर्वलन से बनते हैं, के अंतर्वलन से बनते हैं। अंतर्वलन से, जैसे मान लो कि ये जीवद्रव्य कला थी तो इसके अंतर्वलन से इस प्रकार से क्या बन गए, ये मीजोसोम बन गए। क्या बन गए? मीजोसोम बन गए। जबकि यूकेरियोटिक जो सेल्स होती हैं उसमें मीजोसोम नहीं पाए जाते हैं। क्यों नहीं पाए जाते हैं? क्योंकि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि मीजोसोम एब्सेंट है। मीजोसोम क्या है? एब्सेंट है। जबकि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? प्रेजेंट। माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अगर श्वसन एंजाइमों की बात करें, अगर श्वसन एंजाइमों की बात करें, श्वसन एंजाइम, तो श्वसन एंजाइम जो हैं वो प्रोकैरियोट्स में मीजोसोम में पाए जाते हैं, जबकि यूकेरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि श्वसन एंजाइम मीजोसोम में पाए जाते हैं, मीजोसोम में पाए जाते हैं। जबकि यहां पर हम देखते हैं यूकेरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कशाभिकाओं की, तो प्रोकैरियोटिक जो सेल्स हैं उनमें कशाभिकाओं की जो सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं उनकी 0+1 व्यवस्था होती है। कशाभिकाओं कशाभिकाओं की सूक्ष्म नलिकाओं में 0+1 व्यवस्था पाई जाती है। 0+1 से मतलब है कि एक ही सूक्ष्म नलिका पाई जाती है, केंद्र में किसी भी प्रकार की सूक्ष्म नलिकाएं नहीं पाई जाती हैं। जबकि यहां पर हमें यूकेरियोट्स में हमें 9+2 सूक्ष्म नलिकाओं की व्यवस्था पाई जाती है। 9+2 से क्या मतलब है? 9+2 से मतलब है 9 सूक्ष्म नलिकाएं तो पाई जाती हैं कहां पर? परिधि पर। 9 सूक्ष्म नलिकाएं कहां पर हैं? परिधि पर। जबकि 2 सूक्ष्म नलिकाएं कहां पर पाई जाती हैं? केंद्र में पाई जाती हैं। कहां पर पाई जाती हैं? केंद्र में पाई जाती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कशाभिकाओं के बाद में नाइट्रोजन स्थिरीकरण, क्या? नाइट्रोजन स्थिरीकरण,
ये एक ऐसा फीचर है जो प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में नहीं पाया जाता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्रिया प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाई जाती है, मतलब उपस्थित होती है, जबकि यूकैरियोटिक जो सेल्स हैं उन यूकैरियोटिक सेल्स में ये क्या मिलेगी, एब्सेंट मिलेगी। नेक्स्ट, एक और फीचर है परालैंगिक जनन। परालैंगिक जनन, परालैंगिक जनन का मतलब है पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब वास्तविक लैंगिक जनन नहीं है। तो वास्तविक लैंगिक जनन नहीं है तो वो जनन प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है, यहां पर क्या है, उपस्थित है। क्यों? क्योंकि यह वास्तविक लैंगिक जनन नहीं है, यह वास्तविक लैंगिक जनन नहीं है। तो ये परालैंगिक जनन किस में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है, जबकि यूकैरियोट्स में यहां पर हम देखते हैं कि वास्तविक लैंगिक जनन पाया जाता है, वास्तविक लैंगिक जनन पाया जाता है, और जो परालैंगिक जनन है वो यहां पर अनुपस्थित होगा। तो हम कह सकते हैं कि पैरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, यहां पर एब्सेंट। इसके अलावा अगर हम बात करें रिक्तिका, वैक्यूल की अगर बात करें तो रिक्तिकाएं जो हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या मिलेंगी, एब्सेंट मिलेंगी, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ये उपस्थित होती हैं, मतलब पाई जाती हैं। इसके अलावा बात करें सहलगन समूह की, इसकी सहलगन समूह की, तो जो सहलगन समूह जो हैं वो क्या होते हैं, अगुणित गुणसूत्रों के बराबर होते हैं। अगुणित, या हम लिख सकते हैं कि सहलगन समूह की संख्या, सहलगन समूहों की संख्या अगुणित गुणसूत्रों की संख्या के बराबर होती है। सहलगन समूह की संख्या अगुणित गुणसूत्रों की संख्या के बराबर होती है। और मोस्टली देखा गया है कि प्रोकैरियोटिक जो सेल्स हैं उनमें लिंकेज ग्रुप जो हैं, सहलगन समूह जो हैं वो कितने होते हैं, एक होते हैं। कितना होते हैं, एक होते हैं। सहलगन समूह की संख्या कितनी देखने को मिलती है, एक देखने को मिलती है, जबकि यूकैरियोट्स में हम देखते हैं कि भाई सहलगन समूह की संख्या कितनी है, अगुणित गुणसूत्रों की संख्या के बराबर है। तो अगुणित गुणसूत्रों की संख्या के बराबर है तो हम कह सकते हैं कि मोस्टली, जैसे मान लो कि मानव है तो मानव में कितनी होती है अगुणित गुणसूत्र, n बराबर कितने होते हैं 23। तो हम कह सकते हैं कि लिंकेज ग्रुप भी कितने होंगे, लिंकेज ग्रुप भी कितने होंगे 23। अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, अगर हम बात करें किसकी, एग्जाम्पल की, तो ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, ये सभी क्या हैं, प्रोकैरियोट्स हैं, जबकि सभी उच्च वर्ग के पादप व जंतु यूकैरियोटिक हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा कोशिका सामान्य परिचय, कोशिका सिद्धांत और कोशिकाओं के प्रकार के ऊपर एक वीडियो। आशा है आपको वीडियो बहुत समझ में आया होगा। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आगे सेल बायोलॉजी के हम इसी सीरीज में और भी बहुत ज़्यादा वीडियो लेकर के आएंगे। तब तक आप हमारे चैनल पर बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक्स ए लॉट।